हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजीत। आपका सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल RN नर्सिंग क्लासेज दिल्ली में। आपका सभी का वेलकम है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रीनल सिस्टम पर। क्या करने वाले हो? अभी हम पढ़े थे कि किडनी का फंक्शन। अभी क्या पढ़े थे हम कि किडनी हमारी बॉडी में दो फंक्शन परफॉर्म करवाती है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं लेकिन मोस्टली जो मेजर जो हैं इसके दो फंक्शन परफॉर्म करवा रही है। क्या करवा रही है? जो मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी में जो अक्यूमुलेट हो रखा है उसको रिमूव करवाने का काम करती है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा किडनी का फंक्शन है, हमारे रीनल सिस्टम का जो फंक्शन है वो ये है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो हमारा क्या नाम है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो अराइज हो रखा है, अनवांटेड वेस्ट जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेटेड हो रखा है, उस वेस्ट को, सारे के सारे वेस्ट को हमारी किडनी के द्वारा बाहर एलिमिनेट करवाया जाना है। और दूसरा जो हमारा होम्योस्टेसिस है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है वो बना के रखने का काम हमारा जो बॉडी है वो रीनल सिस्टम को सौंप रखी है। ठीक है, बाकी ये रीनल सिस्टम के अलावा और भी हमारी बॉडी के अदर सिस्टम हैं जिनके बहुत सारे ऑर्गन हैं जो मेंटेन करवाते हैं। किसको करवाते हैं? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको हमारी किडनी कैसे रिमूव करवा रही है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होने वाला है यहाँ पे। किडनी कौन सा एक्सक्रीशन का प्रोसेस होने वाला है? इस प्रोसेस में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो मेटाबॉलिज्म के दौरान अराइज हुआ है हमारी बॉडी में, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को एलिमिनेट करवाया जाना है। ठीक है, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करवाया जाना है? एलिमिनेट करवाया जाना है फ्रॉम द बॉडी से बाहर। और ये करवाना हमारा रीनल सिस्टम का काम है। ठीक है ना, ये काम करना हमारा रीनल सिस्टम ले रखा है इस काम को, तो ये काम हमारा रीनल सिस्टम के द्वारा परफॉर्म करवाया जाना। और इस काम को करने के लिए हमारी किडनी को बनाया गया है। ठीक है, किडनी हमारा ये काम परफॉर्म करती है। ठीक है, क्या करती है? देखिए, ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट अराइज होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। जिसमें हमारे पास में अमोनिया, यूरिया, हमारा जो यूरिक एसिड है, हमारा जो क्रिएटिनिन है। ठीक है ना, ये सारे के सारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं इनको बॉडी से बाहर रिमूव करवाने का काम हमारी किडनी के द्वारा परफॉर्म करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया हाईली टॉक्सिक गैस है। ठीक है, ये जो अमोनिया है हाईली टॉक्सिक गैस है। ठीक है ना, हाईली टॉक्सिक है। ठीक है ना, तो इसको डायरेक्टली किडनी के द्वारा रिमूव करवाया जाना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम यूरिया में कन्वर्ट करवाते हैं। ठीक है ना, इसको हम यूरिया में कन्वर्ट करवाते हैं। और ये जो यूरिया में कन्वर्ट होने का प्रोसेस आपका कहाँ चलता है? आपका लीवर में। ठीक है, कहाँ चलता है? आपका लीवर में। ठीक है ना, देखिए क्या होता है पर्सन कि जब आप प्रोटीन का इंटेक करने वाले हो, ठीक है, जब आप प्रोटीन का इंटेक करने वाले हो तो आपका प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने से अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक, इसका अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होने वाला है जब भी पर्सन प्रोटीन रिच फूड इंटेक करने वाला होगा। ठीक है, और ये जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड का जो स्टोरेज है वो आपका कहाँ होने वाला है? लीवर में जाकर अमाइनो एसिड का स्टोरेज देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे ये जो लीवर है, इस लीवर में एक साइकिल चलता है। ठीक है ना, लीवर में एक साइकिल चलता है जिसमें आपका जो अमाइनो एसिड यहाँ पे स्टोर होके पड़ा हुआ है। ठीक है ना, अमाइनो एसिड जो यहाँ पे लीवर में स्टोर होके पड़ा हुआ है, इसमें से ये इसमें से ये जो अमाइनो ग्रुप है, और अमाइनो ग्रुप के साथ साथ में जो हिपेटिक सेल्स के द्वारा जो CO2 रिलीज करवाया जाता है। ठीक है ना, हिपेटिक सेल्स के द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है और जो CO2 है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो अमाइनो ग्रुप है और CO2 दोनों मिलकर अमाइनो एसिड से जो अमाइनो ग्रुप और CO2 दोनों मिलकर लीवर में किसका फॉर्मेशन करवाते हैं? यूरिया साइकिल का। किसका? यूरिया साइकिल का। और ये जो यूरिया साइकिल है, ये जो यूरिया है, हमारी किडनी इजीली कैपेबल है इसको अच्छे से मतलब बॉडी से बाहर रिमूव करवाने के लिए। तो कैसे अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करवाया जाता है और यहाँ से किडनी के द्वारा फिर बॉडी से बाहर रिमूव करवाया जाता है। नॉर्मल ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल कितना है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल 6 to 24 mg/dl नॉर्मल ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल। ठीक है, ये हमने बात की है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया यूरिया। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ ये है कि कौन सी ब्लड वेसल्स है, विच ब्लड वेसल्स कैरी हाईएस्ट लेवल ऑफ यूरिया। समझ रहे हो? विच ब्लड वेसल्स कैरी हाईएस्ट लेवल ऑफ द यूरिया, कौन सी बॉडी की ब्लड वेसल्स है जिसमें सबसे ज़्यादा यूरिया का लेवल देखने को मिलता है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे,
हो क्या रहा है कि किडनी के द्वारा यूरिया को एक्सक्रीट करवाया जा रहा है और लीवर के द्वारा यूरिया का सिंथेसिस करवाया जा रहा है। तो कहाँ बन कहाँ रहा है, लीवर में बन रहा है। लीवर में बनने की वजह से जैसे ही आपका ये लीवर है, ठीक है, जैसे ही आपका ये लीवर है, यहाँ से यूरिया का सिंथेसिस करवाया गया है और इसको यहाँ पे यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से क्या निकल रही है, हिपेटिक वेन। यहाँ से क्या निकल रही है, हिपेटिक वेन, आगे जाकर जनरल सर्कुलेशन में मिल रही है, ब्लड सर्कुलेशन में मिल रही है। तो यहाँ से इसके साथ साथ में जो यूरिया का फॉर्मेशन हो रखा था, ठीक है ना, यूरिया जो लीवर ने बना रखा था, वो कहाँ पे जाने वाला है, हिपेटिक वेन से जनरल सर्कुलेशन में होता हुआ हार्ट के पास पहुँचता हुआ वापस से एब्डोमिनल अरोटा से आता हुआ रीनल आर्टरी के मिलकर और कहाँ पे, किडनी को दिया जाता है और वहाँ से किडनी इसको यूरिन के द्वारा एलिमिनेट करवाने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिपेटिक वेन है, यहाँ पे जो हिपेटिक वेन है, ऐसी ब्लड वेसल्स है हिपेटिक वेन जिसमें कि हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट अमाउंट में आपका यूरिया की प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है, समझ लो मेरी बात। हिपेटिक वेन ऐसी ब्लड वेसल्स है जिसमें कि यूरिया की जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि अभी अभी उसका सिंथेसिस करवाया किसने, लीवर ने। किसने करवाया है, लीवर ने। तो जैसे ही इसने सिंथेसिस करवाया और सिंथेसिस करवा के इसको रवाना कर दिया, भेज दिया इसको कहाँ पे, ब्लड में डाल दिया है। तो ब्लड में लेके कौन जा रहा है, आपकी हिपेटिक वेन, ठीक है ना, हिपेटिक वेन इसको ब्लड में लेके जा रही है और ये जाके पहुँचते कहाँ पे जाने वाला है, हार्ट में जाके कहाँ पहुँचने वाला है, किडनी में पहुँचने वाला है, वहाँ से किडनी इसको एलिमिनेट करवाने वाली है, ठीक है, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि आपका कौन सी ब्लड वेसल्स है जिसमें अब सबसे कम यूरिया का लेवल देखने को मिलने वाला है, हमें सबसे कम यूरिया का लेवल हमें देखने को मिलने वाला है, उसमें हमें रीनल वेन आने वाला है, ठीक है ना। हमारी जो रीनल वेन है उसमें यूरिया का सबसे कम लेवल देखने को मिलने वाला है। नॉर्मल यूरिया का जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल हमने देखा है कितना, 6 to 24 mg/dl। और यहाँ पे जो रीनल वेन है, देखिए क्या हुआ है, रीनल आर्टरी के द्वारा किडनी में लाया गया है, वहाँ से क्या हुआ है, उसको एलिमिनेट करवा दिया गया है, ठीक है ना। और एलिमिनेट करवाने के बाद में जो ब्लड था उसको वापस से रीनल वेन लेके जा रही है, ठीक है, और वही इंफीरियर वेना के बाद वही वापस से वैसे ही जनरल सर्कुलेशन चलने वाला है। तो अभी रीनल वेन ने तुरंत अभी क्या किया है, एलिमिनेट करवा के जैसे ही रीनल वेन आपकी किडनी से निकली है, तो उसमें जो आपका यूरिया का लेवल है वो सबसे कम देखने को मिलने वाला है। सबसे कम जो लेवल आपको देखने को मिलने वाला है यूरिया का, वो आपकी रीनल ब्लड वेसल्स है। और आपकी जो हिपेटिक वेन है, हिपेटिक वेन में सबसे ज़्यादा यूरिया का कंसंट्रेशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिक वेस्ट की। मेटाबॉलिक वेस्ट को कैसे बॉडी से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है, हमारी किडनी के द्वारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस चलने वाला है। उस एक्सक्रीशन के प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट को, जो अनवांटेड वेस्ट है, उसको किडनी के द्वारा बाहर एलिमिनेट करवाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। वहीं साथ साथ में हम यूरिया के साथ साथ में हम यूरिक एसिड का भी क्या करने वाले हैं, यूरिक एसिड को भी हम बॉडी से बाहर एलिमिनेट करवाने वाले हैं। नॉर्मल यूरिक एसिड जो हमारा क्या हो रहा है, नॉर्मल यूरिक एसिड जो हमारा लेवल है वो कितना हो रहा है, 3.4 to 7.2 mg/dl, ठीक है ना। नॉर्मल क्या हो रहा है, क्या नाम सॉरी, नॉर्मल 3.4 to 7.2 mg/dl नॉर्मल ब्लड यूरिक एसिड लेवल, ठीक है ना। ये जो यूरिक एसिड है हमारी बॉडी में कैसे अराइज हो रहा है, ठीक है ना। तो यूरिक एसिड का जो ओरिजिन है हमारी बॉडी में वो किस प्रकार हो रहा है, ये जो यूरिक एसिड है प्यूरिन बेस जो प्यूरिन बेस प्रोटीन है उसके मेटाबॉलिज्म से आपका यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, जो प्यूरिन बेस प्रोटीन है, देखिए प्यूरिन बेस प्रोटीन किस में पाया जाता है, प्यूरिन बेस प्रोटीन पाया जाता है रेड मीट में। किस में पाया जाता है, रेड मीट में, ठीक है ना। और सी फूड में देखने को मिलता है। और किस में देखने को मिलता है, आपको किस में देखने को मिलता है, रेड मीट में मिलता है, सी फूड में देखने को मिलता है, फिश ऑयल में देखने को मिलता है, ठीक है ना। फिश ऑयल में आपका देखने को मिलता है प्यूरिन बेस प्रोटीन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो आपका रेड मीट है आपका, वो हाईएस्ट सोर्सेज है किसके लिए, प्यूरिन बेस प्रोटीन के लिए, ठीक है ना। तो जब पर्सन आपका प्रोटीन वो रेड मीट का इंटेक करने वाला है, जब कोई भी पर्सन रेड मीट का इंटेक करने वाला है, तो उस सिचुएशन में आपका
प्रोटीन बेस का लेवल बढ़ने वाला है। और ये प्रोटीन बेस आपका जब जब बॉडी के अंदर इसका ब्रेकडाउन होने वाला है तो इसके एंड प्रोडक्ट में हमें यूरिक एसिड मिलने वाला है। उसके एंड प्रोडक्ट में हमें कौन मिलने वाला है? यूरिक एसिड मिलने वाला है। और जो यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल है हमारी बॉडी में 3.4 to 7.2 mg/dl आपका नॉर्मल वैल्यू देखने को मिल रहा है। लेकिन जब जब आपका रेड मीट का इंटेक आप ज़्यादा करने वाले हो, प्यूरिन बेस मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने वाला है, यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो हमारी किडनी के द्वारा इसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करवाने का काम करवाया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात आप? वहीं हम तीसरी बात कर रहे हैं किसकी? क्रिएटिनिन की। किसकी बात कर रहे हैं? क्रिएटिनिन की। क्रिएटिनिन की बात कर रहे हैं हम। क्रिएटिनिन जो है हमारी बॉडी में, देखिए ये जो यूरिक एसिड है इसका भी सिंथेसिस हमारा कौन करवा रहा है? लीवर करवा रहा है। लीवर के द्वारा यूरिया का सिंथेसिस करवाया जा रहा है और यूरिक एसिड का सिंथेसिस भी हमारे किसके द्वारा? लीवर के द्वारा करवाया जा रहा है। ठीक है, वहीं अगर क्रिएटिनिन की बात करूँ, वहीं अगर मैं क्रिएटिनिन की बात करूँ तो जो हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स जब जब ब्रेकडाउन होंगी, मसल्स का जब जब ब्रेकडाउन होने वाला है तो हमारे ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने वाला है। ठीक है ना, क्रिएटिनिन का लेवल हमारा क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, समझ रहे हो? तो जो क्रिएटिनिन है वो हमें मसल्स के ब्रेकडाउन से हमें हमारी बॉडी में मिलता है। ठीक है, क्रिएटिनिन का लेवल हमारी बॉडी में जब जब बढ़ेगा तब तब हमारा मसल्स का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, समझ रहे हो? जो क्रिएटिनिन है हमारा मसल्स का ब्रेकडाउन, जब जब हमारी बॉडी में मसल्स का ब्रेकडाउन होगा तो क्रिएटिनिन का लेवल हमारे ब्लड स्ट्रीम में देखने को मिलने वाला है। नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल जो मिलता है हमें, वो मिलता है 0.3 to 1.2 सॉरी 0.7 to 1.2 mg/dl। 0.7 to 1.2 mg/dl नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल इन आवर ब्लड। ठीक है ना, और ये जो क्रिएटिनिन है वो कहाँ से मिल रहा है हमें? जब जब मसल्स का ब्रेकडाउन होने वाला है, मसल्स का ब्रेकडाउन होने की वजह से ये क्रिएटिनिन का लेवल हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट। और मेटाबॉलिक वेस्ट को हम हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन की प्रोसेस से यूरिन के किडनी के द्वारा यूरिन की फॉर्म में हम बॉडी से बाहर एलिमिनेट करवाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो मैं किडनी के दूसरे फंक्शन पे चल रहा हूँ। ठीक है, दूसरा फंक्शन जो किडनी का रहने वाला है वो हम बोल रहे हैं कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करवाने का काम हमारी किडनी संभाल रखी है हमारी बॉडी में। ठीक है, समझ रहे हो? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जब जब आप ज़्यादा पानी का इंटेक करते हो, ठीक है, जब जब आप ज़्यादा पानी का इंटेक करते हो, जब जब आप कम पानी का इंटेक करते हो, तो उस सिचुएशन में बॉडी में जो बैलेंस बना के रखने का काम है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, उसको मेंटेन करवाने का काम हमारी किडनी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं किडनी की हम बात कर रहे हैं, और किडनी की बात कर रहे हैं हम। किडनी में हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो किडनी है, किडनी कैसे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कैसे मेंटेन करवाती है। ठीक है, किडनी कैसे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करवाती है, तो हम देख रहे हैं कि पर डे हमारा जो पर डे है किडनी के द्वारा, हमारा पर डे किडनी के द्वारा 1000 से 1500 ml पर डे वाटर लॉस करवाया जाता है। ठीक है, 1000 से 1500 ml वाटर लॉस पर डे हमारी किडनी के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू में अगर मैं बात करूं तो हम 2.5 से 3 लीटर वाटर इंटेक करते हैं हम। ठीक है, पर डे अगर मैं बात करूं तो 2.5 to 3000 mg/dl वाटर जो है हम इंटेक करने वाले होते हैं। तो उस वाटर में से हमारा उसका जो आधा वॉल्यूम, हाफ ऑफ वॉल्यूम हमारी किडनी हमारी बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देती है। जितना हम ले रहे हैं उतना ही हमें क्या करना है? आउटपुट देना है। ठीक है ना, जितना हम इंटेक कर रहे हैं उतना ही हम आउटपुट करवाने वाले हैं। ठीक है ना, तो हमारा जो 3000 जो ml है उसमें से हमारा 1500 ml तो हमारी किडनी बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी इस किडनी को क्या बोला गया है? प्रिंसिपल एक्सक्रिएटरी ऑर्गन। ठीक है ना, क्या बोला गया है? प्रिंसिपल एक्सक्रिएटरी ऑर्गन। ठीक है, बिकॉज किडनी हमने जितना लिया है उसका हाफ ऑफ वॉल्यूम हमारी किडनी बाहर निकाल देती है। ठीक है, इसीलिए हमारी किडनी प्रिंसिपल एक्सक्रिएटरी ऑर्गन बोला गया है। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं जो हमारी बॉडी में क्या करवा रहे हैं? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करवाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जिनमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्किन को। स्किन को हमने बोल रहे हैं कि स्किन भी हमारा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करवाने के लिए जिम्मेदार है, और ये करवाती भी है। ठीक है, और कैसे करवाती है देखिए, क्योंकि देखिए स्किन के अंदर जो हमारी स्वीट ग्लैंड है, कौन सी? हमारी जो स्वीट ग्लैंड है, और हमारा जो सीबेसियस ग्लैंड है, कौन सी? सीबेसियस ग्लैंड, जिनको ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं हम। ठीक है,
जिनको हम ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं। हमारी स्किन के अंदर ये दोनों ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है ना। इन दोनों ग्लैंड्स से ही, इन दोनों ग्लैंड्स की हेल्प से ही हमारी जो स्किन है स्वीट और सीबीएसएस ग्लैंड की हेल्प से ही वाटर को, साल्ट को, यूरिया को और लैक्टिक एसिड को, वाटर को, साल्ट को, यूरिया को और लैक्टिक एसिड को बॉडी से बाहर रिमूव करवाने का काम परफॉर्म करती है। देखिए स्किन है जो हमारी, स्किन को हम बोलते हैं, यहाँ पे हमने क्या बोला इसको, प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नोन एज द किडनी। किडनी को हमने प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोला है क्योंकि ये 1000 से 1500 ml हाफ ऑफ वॉल्यूम इंटेक का बॉडी से बाहर रिमूव करवा रही है। और यहाँ पे ये जो स्किन है, स्किन को हम बोल रहे हैं असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्या बोल रहे हैं जी, असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में हमारा स्किन है, लंग्स हैं, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारा जो लीवर है, ठीक है। और जो प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसमें हमारा किडनी आ रहा है, ठीक है। तो हमारी जो स्किन है उसे हमने असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोला है। और ये जो स्किन, हमारी स्किन के अंदर स्वीट और सीबीएसएस ग्लैंड हैं, उनकी हेल्प से ये क्या करवाती है, वाटर, यूरिया और साल्ट और लैक्टिक एसिड का रिमूव करवाती है। देखिए कितना करवाती है, देखिए कितना करवाती है, 600 से 800 ml पर डे आपका ये वाटर लॉस करवाती है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो। हमारी जो किडनी स्वीट और सीबीएसएस ग्लैंड की हेल्प से वाटर, साल्ट, यूरिया और लैक्टिक एसिड को रिमूव करवाने का काम करती है और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को मेंटेन करवाती है। और कितना करवाती है, 600 to 800 mg पर DL आपका ये काम करवाती है। और इसीलिए देखिए, इसीलिए किडनी को हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो बात है वो हम बोलते हैं कि लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमने किसको बोला है, स्किन को, ठीक है। देखिए कितने सारे एमसीक्यू यहाँ पे, हमारा जो स्किन है हमने उसको लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोला है, ठीक है। और हमारा जो प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो हमारा किडनी है, ठीक है। हमारा जो असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसमें हमारे इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, उनको हमने असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे स्किन है, स्किन में जो सीबीएसएस और स्वीट ग्लैंड हैं, जो सीबीएसएस जो ऑयल ग्लैंड हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करवाते हैं, रिमूव करवाते हैं, एलिमिनेट करवाते हैं किसको, वाटर को, साल्ट को, यूरिया को, लैक्टिक एसिड को और इनको, ठीक है। कितना, 600 से 800 ml पर डे हम इसका रिमूवल करवाते हैं किडनी के स्किन के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए ये बात हो गई हमारी किसकी, स्किन की। अभी हम बात करने वाले हैं किसकी, लंग्स की, ठीक है ना। लंग्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हमारे लंग्स भी मेंटेन करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। दूसरा हम क्या बात कर रहे हैं, लंग्स की, ठीक है ना। हमने इनको भी क्या बोला है, असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देखिए असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यहाँ ये बात आप कंफर्म कर लीजिए, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा है असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, पेनक्रियाज है, जो भी है हमारे, ये सेम ऐसे ही यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हमारे कुछ असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं जो क्या करवा रहे हैं, बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को और जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को क्या करवा रहे हैं, मेंटेन करवाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लंग्स में कौन प्रेजेंट है, एल्वेलाई, ठीक है ना। और इनके द्वारा क्या करवाया जा रहा है, CO2 और वाटर को रिमूव करवाया जा रहा है। देखिए वाटर तो मुंह से तो क्या नाम है, एल्वेलाई के द्वारा तो वाटर तो फेंका नहीं जाता, ठीक है ना। तो जो वेपर की फॉर्म में, मॉइस्चर की फॉर्म में हम क्या करवाते हैं, वाटर को रिमूव करवाते हैं और CO2 का रिमूवल होता है, ठीक है, लंग्स के द्वारा, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं ये सब रिमूवल से मेंटेन करवा रहे हैं फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस को। देखिए कितना करवाता है, कितना करवाता है जी, हमारा जो लंग्स है, हमारे जो एल्वेलाई हैं, 400 से 600 mg पर DL, 400 to 600 mg पर DL वाटर लॉस करवाती हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो। साथ साथ में देखिए यहाँ पे इसी लंग्स के द्वारा हम किसका रिमूवल करवाएंगे, एल्कोहल का, ठीक है ना। और किसका रिमूवल करवाएंगे, कीटोन बॉडीज का, ठीक है।
ध्यान में रखना आपको, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है और समझना है कि हमारे लंग्स के द्वारा CO2 को रिमूव करवाया जा रहा है और मॉइस्चर फॉर्म में वाटर को रिमूव करवाया जा रहा है। एल्कोहल को भी आप रिमूव करवा रहे हो, एल्कोहल का टेस्ट होता है ना ड्राइविंग के दौरान आप देखते हो, ठीक है ना, तो एल्कोहल का भी आप लंग्स के द्वारा रिमूव करवा रहे हो। और आपका कीटोन बॉडीज का रिमूवल भी आपका लंग्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखिए कीटोन बॉडीज का जो रिमूवल है उसमें आपको फ्रूटी ब्रीथ देखने को मिलती है, ठीक है, फ्रूटी ब्रीथ देखने को मिलती है। और ये फ्रूटी ब्रीथ है जो क्या है, क्लासिकल सिम्टम्स है किसका, कीटो एसिडोसिस का। किसका जी, कीटो एसिडोसिस का, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का क्लासिकल सिम्टम्स है फ्रूटी ब्रीथ, जो कि अराइज होता है किसकी वजह से, जब वहाँ पे कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन कैसे देखने को मिलता है, बिकॉज वहाँ पे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ना होकर फैट टूटने लगती है। और जब फैट का ब्रेकडाउन होता है तो कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और इन्हीं कीटोन बॉडी की वजह से ये फ्रूटी ब्रीथ हमें स्मेल होती है, ठीक है। समझ रहे हो कि हमारे जो लंग्स है वो कैसे हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कैसे मेंटेन करवा रहा है, कि ये हमारा CO2 को, मॉइस्चर फॉर्म में वाटर को, एल्कोहल को, कीटोन बॉडीज को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा रहा है, रिमूव करवा रहा है और वाटर को बैलेंस करवा रहा है। 400 से 600 mg/dl वाटर का लॉस हमारे लंग्स के द्वारा परफॉर्म करवाया जा रहा है, ठीक है। वहीं अगर मैं तीसरा बात करूँ तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उनके द्वारा भी फीकल मैटर की फॉर्म में, ठीक है ना, फीकल मैटर की फॉर्म में पर डे वाटर लॉस करवाया जाता है, ठीक है ना। फीकल मैटर की फॉर्म में पर डे वाटर लॉस करवाया जाता है, कितना, 100 ml, कितना, 100 ml। ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको आपको हमेशा, कि जो हमारा जो स्किन है 600 से 800 ml पर डे, 600 से 800 ml पर डे आपका किसके द्वारा करवाया जा रहा है, स्किन के द्वारा। वही आपका 400 से 600 ml आपका लंग्स के द्वारा बाहर रिमूव करवाया जाए। वही आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके द्वारा आपका क्या करवाया जा रहा है, 100 ml वाटर लॉस करवाया जा रहा है थ्रू द फीकल मैटर, ठीक है ना। जो फीकल मैटर है उसके द्वारा 100 ml आपका वाटर क्या करवाया जा रहा है, बाहर रिमूव करवाया जा रहा है, ठीक है। वहीं अगर मैं लीवर की बात करूँ, किसकी बात करूँ, वहीं मैं अगर लीवर की बात करूँ तो लीवर के द्वारा किसको, अमोनिया, मेटेलिक वेस्ट, ठीक है, और जो टॉक्सिन्स हैं इन सब का रिमूवल आपका लंग्स परफॉर्म कर रहा है, इन सब का रिमूवल है वो आपका लंग्स परफॉर्म कर रहा है। तो ठीक है, कैसे हम समझे हैं अभी कि कैसे हमारी बॉडी में किडनी के साथ साथ में कुछ असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं जो क्या करवा रहे हैं, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करवा रहे हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करवा रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलें इसके आगे चलें, बताइए कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक अभी हम पढ़ चुके हैं, किडनी का फीटल डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं, फीटल लाइफ के दौरान जो किडनी का डेवलपमेंट हो रहा है हम उसको पढ़ चुके हैं। हमने किडनी का जो 2 फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक्सक्रीशन का फंक्शन है, फ्लूइड रेगुलेशन का फंक्शन है, हम उसकी स्टडी कर चुके हैं। उसके अलावा हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, उसके अलावा हम जर्म लेयर के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि किडनी का डेवलपमेंट कौन सी जर्म लेयर से मिलकर हो रहा है और जो बाकी बॉडी की जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं उनका फॉर्मेशन कौन सी जर्म लेयर से मिलकर हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ हमने अभी स्टडी कर लिया। अभी एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान में रखनी है, यूरोलॉजी, ठीक है ना। आप बार बार जब आप इस सिस्टम का स्टडी करने वाले हो तो आपको ये टर्म आपको सुनाई देने वाली है, ठीक है ना, यूरोलॉजी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यूरोलॉजी क्या है, ठीक है ना। ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, ठीक है ना, मेडिसिन की एक ब्रांच है जिसमें आप स्टडी करने वाले हो किसकी, मेल और फीमेल यूरिनरी सिस्टम की, ठीक है, जिसमें आप स्टडी करने वाले हो किसकी, मेल और फीमेल यूरिनरी सिस्टम की, ठीक है। अब हमने ये पहले ही बात कर लिया कि यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन है, हमारी किडनी है, हमारे यूरेटर हैं, ठीक है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर है और हमारा यूरिथ्रा है। हमने ये पहले ही बात कर चुके हैं, स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट है, किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है और यूरेटर्स हैं, ठीक है। और इन सभी का कंक्लूसिवली हम स्टडी करने वाले हैं, वो किस में करने वाले हैं, हम यूरोलॉजी में करने वाले हैं कि किडनी के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, किडनी का हम यूरेटर के एनाटॉमी फिजियोलॉजी, MSN जो पैथोलॉजी है, प्रॉब्लम है, डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, सभी चीज़ों का हम स्टडी वो है हम आपका यूरोलॉजी में परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ नेफ्रोलॉजी की,
वहीं अगर मैं, अच्छा सॉरी एक मिनट, ये ध्यान रखिए इस बात का कि इसमें आपका मेल और फीमेल यूरिनरी सिस्टम तो होगा ही, साथ साथ के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आने वाला है, साथ साथ में क्या आने वाला है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आल्सो स्टडी इन द यूरोलॉजी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। जो हमारा पेनिस है, टेस्टिस है, ये सभी इनका भी स्टडी हम यूरोलॉजी में ही परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो समझिए यूरोलॉजी की डेफिनेशन क्या कह रही है कि यूरोलॉजी एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो डील करती है, स्टडी करवाती है किस की, मेल यूरिनरी सिस्टम की, फीमेल यूरिनरी सिस्टम की, और साथ में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम स्टडी यहाँ कर रहे हैं किसमें, यूरोलॉजी में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम स्टडी करने वाले हैं गायनेकोलॉजी में, ओबीजी में आप स्टडी करने वाले हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूरोलॉजी की बात, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ किसकी, नेफ्रोलॉजी की, किसकी जी, नेफ्रोलॉजी की। हाँ, पढ़ने वाले हो ये, जब आप सिस्टम का स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोलॉजी में आप किसका स्टडी कर रहे हो और नेफ्रोलॉजी में आपको किसका स्टडी करना है, ठीक है, समझ रहे हो। तो आप नेफ्रोलॉजी में आप स्टडी करने वाले हो किसका, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ किडनी का, ठीक है ना, स्पेशली आपको सिर्फ और सिर्फ किडनी का स्टडी करने वाले हो। ब्रांच ऑफ मेडिसिन, ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो स्पेशली स्टडी करती है सिर्फ और सिर्फ किडनी का, ठीक है। किडनी की एनाफीजियो, ठीक है ना, किडनी का पैथोलॉजी, ठीक है, और उस पैथोलॉजी के लिए जो ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, और आपका डायग्नोसिस है किडनी का, सभी चीज़ों का कंक्लूसिवली हम जो स्टडी करने वाले हैं वो हम किस में करने वाले हैं, नेफ्रोलॉजी में करने वाले हैं, ठीक है। ये अभी तक का यहाँ सिस्टम, ये जो हम यूरोलॉजी के लिए हमने बात कर ली, यूरोलॉजी में हम किडनी का भी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन किडनी को अगर स्पेशली हम अलग से पढ़ने वाले हैं उसके लिए तो हम आपको नेफ्रोलॉजी में उसका स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। यही बात थी यहाँ पे। अभी हमने डिस्कशन कर लिया ये सारा सब कुछ, और अभी हम स्टडी करने वाले हैं किसकी, अभी हम स्टडी करने वाले हैं किडनी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। किसकी स्टडी करने वाले हैं, किडनी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। देखिए किडनी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो उसकी एनाटॉमी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। एक तो एक्सटर्नल एनाटॉमी है और एक इंटरनल एनाटॉमी है। इंटरनल एनाटॉमी आल्सो नोन कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है ना, कि जो उसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में स्टडी, और उसकी आउटर में है जो स्ट्रक्चर्स हैं हम उनकी स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्या, एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ किडनी, एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ किडनी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम किडनी का जो इंट्रो है अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ किडनी का जो एक्सटर्नल एनाटॉमी है अभी हम उसका ही स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए कि आपका अभी हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ द किडनी, ठीक है ना। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि लेयर ऑफ द किडनी, ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले हैं हम, लेयर ऑफ द किडनी, ठीक है, कि किडनी की लेयर को, ठीक है ना, लेयर ऑफ किडनी, जो किडनी कवर है, ठीक है ना, हम अभी उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं कि हम एक्सटर्नली हम किडनी का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि एक्सटर्नल में क्या प्रेजेंट है किडनी के आसपास में। तो हम देख रहे हैं कि किडनी के आसपास में किडनी कवर हो रखी है, ठीक है ना, किडनी की कवरिंग देख रहे हैं हम, और उस कवरिंग को हम बोल रहे हैं उसकी लेयर, ठीक है ना। तो वो लेयर है, लेयर 3 लेयर से आपकी जो किडनी है उसका मेडअप देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाहर से एक्सटर्नल एनाटॉमी जब आप व्यू कर रहे हो तो उसमें देख पा रहे हो कि जो एनाटॉमी है उसकी बाहर से 3 लेयर देखने को मिल रही है आपकी। जो ये किडनी की जो कवरिंग है उसमें 3 लेयर का मेडअप देखने को मिल रहा है, और ये जो लेयर है 3 लेयर आपकी, ये लेयर आपकी देखने को मिल रही है किसकी, कनेक्टिव टिश्यूज की। किसकी जी, कनेक्टिव टिश्यूज का कवरिंग देखने को मिल रहा है किडनी के एक्सटर्नली। किडनी के एक्सटर्नली जो कवरिंग देखने को मिल रहा है आपको, वो 3 लेयर का कवरिंग देखने को मिल रहा है, और वो जो कवरिंग है वो कनेक्टिव टिश्यूज का कवरिंग देखने को मिल रहा है। देखिए क्या हो रहा है, समझिए मेरी बात को आप यहाँ पे कि ये कौन सी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। ये कौन सी है, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है ना। यहाँ पे इसको आपको रीनल फेसिया बोला गया है। क्या बोला गया है जी, फेसिया, ठीक है ना। फेशियोटोमी करते हो आप, ठीक है, फेशियोटोमी करते हो, जो रीनल फेशिया आउटर जो स्किन है आपकी उसको आप निकाल के आप दूसरी जगह प्लेस करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या कर रहे हो, रीनल फेशिया जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, आउटर लेयर। इसको हम क्या बोल रहे हैं, आउटर लेयर, ठीक है। और ये जो रीनल फेशिया है,
क्या है जी, ये जो रीनल फेशिया है, ये रीनल फेशिया आपकी, ये रीनल फेशिया किससे मिलकर बनती है? इसका जो मेडअप है रीनल फेशिया का वो किससे होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से। किससे जी? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से किडनी की जो कवरिंग हो रखी है, ठीक है ना, हमने देखा कि किडनी की जो कवरिंग हो रखी है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है, और उन 3 लेयर में जो आउटर लेयर है उसको बोला है रीनल फेशिया। और वो रीनल फेशिया, जो रीनल फेशिया का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बन रही है, मतलब लार्ज कनेक्टिव टिश्यूज से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? रीनल फेशिया का, आउटर मोस्ट लेयर का, ठीक है। अच्छा, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है किडनी की, इसका काम क्या है? इसका जो काम है, फंक्शन क्या है आउटर मोस्ट लेयर किडनी का? तो इसका फंक्शन सिर्फ ये है कि ये किडनी को होल्ड करके रखी हुई है। जो आउटर लेयर है रीनल फेशिया है, ये किडनी को होल्ड करके रखी हुई है, होल्ड इन प्रॉपर पोजीशन, ठीक है, होल्ड इन प्रॉपर पोजीशन। देखिए, हम जब अभी किडनी के अंदर, अभी किडनी की बात नहीं की हमने, अभी किडनी के बाहर की बात कर रहे हैं कि जो किडनी का जो पोजीशन बताया गया है, कि किडनी का जो लोकेशन हम बोल रहे हैं कि किडनी का वर्टिब्रल कॉलम से यहाँ सिचुएशन है, ये फ्लैंक रीजन में है, एब्डोमेन, क्या नाम है, लोअर एब्डोमिनल वाल पे है, डायफ्राम से नीचे है, तो एक पोजीशन है जहाँ पे किडनी प्रेजेंट है हमारी, तो उस पोजीशन पे किडनी को होल्ड करके रखे हुए वो हमारी रीनल फेशिया है, जो उसको बाहर से, एक्सटर्नली बाहर से वहाँ उस पोजीशन पे एक जगह होल्ड करके रखी हुई है, ठीक है। ये हमारी इसका फंक्शन है, किसका? रीनल फेशिया का। किसका जी? रीनल फेशिया का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये किडनी को एक पोजीशन में क्या करके रखी हुई है? होल्ड करके रखी हुई है, रोके हुए रखी है, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरी लेयर की बात करूं, जो ये रेड कलर की जो मार्किंग की हुई है, ठीक है ना, दिस इज द मिडिल लेयर। क्या है जी? दिस इज द मिडिल लेयर, दिस इज द मिडिल लेयर। और ये जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर इज मेड अप बाय द एडिपोज टिश्यूज, ठीक है ना। मिडिल लेयर को हमने क्या बोला है? मिडिल लेयर है, देखिए यहाँ पे देखिए कि ये जो लेयर है, ठीक है ना, इसको हमने बोला है मिडिल लेयर, ठीक है, इसको हमने बोला है मिडिल लेयर। और हमने क्या बोला है इसको? एडिपोज लेयर, इसको बोल रहे हैं एडिपोज लेयर, ठीक है। और ये जो एडिपोज लेयर है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है किसके द्वारा? एडिपोज टिश्यू से। जो फैटी टिश्यू हैं हमारे जो एडिपोज टिश्यूज हैं, उनसे द्वारा किसका फॉर्मेशन हो रहा है? मिडिल लेयर का, एडिपोज लेयर का फॉर्मेशन एडिपोज टिश्यूज के द्वारा हो रहा है, ठीक है। और इसका काम क्या है? इसका काम क्या है जी? इसका काम भी जो आपका रीनल फेशिया कर रही है, सेम वही काम आपका कौन कर रहा है? ये जो आपकी एडिपोज लेयर है वो होल्डिंग किडनी इन प्रॉपर पोजीशन, ठीक है ना। किडनी को प्रॉपर पोजीशन में होल्ड करने का काम किडनी की 2 लेयर परफॉर्म कर रही है, रीनल फेशिया और एडिपोज लेयर, ठीक है। रीनल फेशिया इज नोन एज द आउटर लेयर विच मेड अप बाय द डेंस कनेक्टिव टिश्यूज एंड फंक्शन परफॉर्म बाय द होल्डिंग ऑफ द प्रॉपर पोजीशन इन किडनी, ठीक है ना। किडनी को प्रॉपर पोजीशन के अंदर होल्ड करने का काम रीनल फेशिया और एडिपोज लेयर परफॉर्म कर रही है। एडिपोज लेयर का जो मेडअप है वो एडिपोज टिश्यूज के द्वारा हो रहा है, ठीक है। वहीं हम बात कर रहे हैं किसकी? वहीं हम अब बात करने वाले हैं इनर लेयर की। किसकी बात करने वाले हैं? इनर लेयर की। इनर लेयर की अगर मैं बात करूं तो ये जो इनर लेयर है आपकी, ये जो इनर लेयर है आपकी, इसको बोला जाता है रीनल कैप्सूल। इसको बोला जाता है रीनल कैप्सूल। इसको क्या बोला जाता है? रीनल कैप्सूल इज नोन एज द इनर लेयर ऑफ द किडनी। किडनी की जो इनर लेयर है उसे रीनल कैप्सूल बोला जाता है। और ये जो कैप्सूल है ये फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनता है, ठीक है ना। फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनता है। इसीलिए हमने बोला कि किडनी का जो कवरिंग है मोस्टली किससे मिलकर बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यूज से, क्योंकि इसका बाहरी जो कवर है वो भी आपका कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, और उसका जो इंटरनल जो कैप्सूल है वो भी डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, और एडिपोज लेयर भी एडिपोज टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो जो कनेक्टिव जो आपका कैप्सूल है उसका मेडअप किसके द्वारा देखने को मिल रहा है? फाइब्रस और डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा, ठीक है। इसका काम क्या है जी? इसका काम क्या है?
देखिए ध्यान रखिए, अभी बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एनाटमी की। एक्सटर्नल एनाटमी में भी हम सिर्फ और सिर्फ अभी बात कर रहे हैं कवरिंग ऑफ द किडनी। कवरिंग में हम देख रहे हैं कि किडनी को 3 लेयर कवर करके रखी हुई हैं बाहर से एक्सटर्नली। उसमें हम सबसे पहले पढ़े हैं रीनल फेसिया, जिसको हमने आउटर लेयर बोला है। उसके बाद में हम पढ़े रीनल क्या नाम है, एडिपोज लेयर। उस एडिपोज लेयर को एडिपोज टिश्यू से बनाया गया है, और ये दोनों की दोनों लेयर किडनी को एक प्रॉपर पोजीशन में होल्ड करके रखी हुई है, एक लोकेशन पे क्या कर रखी है, होल्ड कर रखी हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों लेयर का काम है, ठीक है। वहीं अगर मैं कैप्सूल की बात करूं तो कैप्सूल का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो किडनी को प्रोटेक्ट करने का। क्या करना है जी, किडनी को प्रोटेक्ट करवाने का फंक्शन हमारा रीनल कैप्सूल परफॉर्म करता है, ठीक है। और ये जो कैप्सूल है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है। क्या है जी, स्मूथ और ट्रांसपेरेंट है, स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट है ये कैप्सूल। और ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल का जो काम है, फंक्शन है हमारा कैप्सूल का, वो रहने वाला है क्या, कि ये हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करके रखता है। देखिए हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किडनी का सिचुएशन है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल पे देखने को मिलता है, कि जो पोस्टीरियर जो एब्डोमिनल वाल है उसके ऊपर किडनी चिपकी हुई है, ठीक है ना। तो जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा, जब भी कोई इंजरी होगी, ठीक है ना, जब भी कोई फ्रिक्शन होगा, तो हमारी जो किडनी है उसको इंजरी होने के पॉसिबल चांसेज हैं। तो उससे इंजरी होने से बचाने का जो काम किया जा रहा है वो हमारा रीनल कैप्सूल परफॉर्म करवाया जा रहा है। तो मतलब जो किडनी का जो प्रोटेक्शन है वो हमारा कौन करवा रहा है, रीनल कैप्सूल, ठीक है ना। और कुछ हद तक ये भी किडनी की एक पोजीशन को, किडनी को है ना होल्डिंग करने का काम आपका रीनल कैप्सूल भी परफॉर्म करवाता है। लेकिन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, प्रोटेक्शन करवाने का, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से, किसी भी एक्सटर्नल इंजरी से, बाहर से बचाने का काम हमारा कौन करता है, रीनल कैप्सूल, ठीक है। ये हो गई बात किसकी, ये बात हो गई किसकी, हमारी इनर वो आउटर लेयर की। 3 लेयर पाई जा रही है हमारी। देखिए इसके साथ साथ में यहाँ पे एक कंडीशन को भी समझ लीजिए, इसके साथ साथ में आप एक कंडीशन को भी समझ लीजिए जो इसी लेयर की वजह से अराइज होने वाली है, ठीक है ना। जो रीजन है उस कंडीशन को अराइज होने का, वो इस लेयर का क्या होने वाला है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होने वाला, ठीक है ना। जब एक कंडीशन अराइज होने वाली है हमारी बॉडी में, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नेफ्रोप्टोसिस, ठीक है ना, नेफ्रोटोसिस, ठीक है। नेफ्रोप्टोसिस हम एक कंडीशन है जिसका हम स्टडी कर रहे हैं अभी, और वो कंडीशन अराइज हो रही है। उस अराइजिंग के पीछे रीजन क्या है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट, किसका, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लेयर ऑफ किडनी, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लेयर ऑफ किडनी, ठीक है ना। कि जो लेयर हैं किडनी की, हम जिनकी बात कर रहे हैं, रीनल फेसिया, रीनल कैप्सूल, और ये जो ये एडिपोज लेयर, तो इसका एबनॉर्मल डेवलपमेंट अगर हो रहा है, कंप्लीट डेवलपमेंट, प्रॉपर डेवलपमेंट अगर इन लेयर का नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में एक कंडीशन अराइज हो रही है जिसका नाम है नेफ्रोटोसिस, ठीक है ना, नेफ्रोटोसिस। और ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में आपकी जो किडनी, इस कंडीशन में आपकी जो किडनी है, किडनी का जो लोकेशन है, हम पढ़ने वाले हैं आगे कि किडनी का जो लोकेशन है वो हमें देखने को मिल रहा है T12 टू L3 वर्टिब्रा पे, ठीक है ना। जो हमारी थोरेसिक 12 वर्टिब्रा है और लंबर 3 वर्टिब्रा है, उस पर हमारी जो किडनी है उसका लोकेशन देखने को मिलेगा। तो वहाँ हमारी जो किडनी है उसका ये लोकेशन ना मिलकर हमारी किडनी क्या रहने वाली है, ड्रॉप डाउन मिलने वाली है, ठीक है ना, ड्रॉप डाउन मिलने वाली है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ हो रहा है कि किडनी की जो लेयर हैं वो किडनी को एक पोजीशन पे होल्ड करके रखी हुई हैं, लेकिन हुआ ये कंडीशन ये हो रही है कि जो वो लेयर बन रही हैं उन लेयर का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। अब आप बता दीजिए कि लेयर का अगर कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हुआ तो किडनी एक जगह जहाँ उसे होना चाहिए था उसकी लोकेशन पे वहाँ रुक पाएगी, क्योंकि उसे रोकने का काम तो कौन करवा रही है, किडनी की लेयर, और उन लेयर का तो कंप्लीट डेवलपमेंट हुआ ही नहीं अभी। तो उस सिचुएशन के अंदर आपकी जो किडनी है उनका ड्रॉप डाउन लेवल देखने को मिलने वाला है। बात देखिए, बात अभी हम वही कर रहे हैं कि एक कंडीशन जो हमें देखने को मिल रही है नेफ्रोटोसिस, वो कंडीशन अराइज होने वाली है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। उसी की वजह से अगर इन लेयर का एबनॉर्मल डेवलपमेंट अगर होता है,
इस लेयर का, ये जो लेयर हमने पढ़ी है रीनल फेसिया और एडिपोज लेयर, इस लेयर का अगर कंप्लीट प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है उस सिचुएशन के अंदर हमारी जो किडनी की जो पोजीशन है, ठीक है, लोकेशन जो है हमारी किडनी की, जिसको रहना चाहिए कहाँ, T12 थोरेसिक 12 टू नंबर 3 वर्टिब्रा पे, इसका जो प्रॉपर पोजीशन देखने को मिलेगा, लोकेशन देखने को मिलेगा, वहाँ पे किडनी ना होकर ड्रॉप डाउन हो जाएगी कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कितना देखने को मिलेगी, 5 सेंटीमीटर किडनी की जो लोकेशन है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगी, नीचे देखने को मिलेगी, बिकॉज उसको होल्ड करने का काम किया जा रहा है, वो हमारी रीनल लेयर जो कवरिंग है उसके द्वारा परफॉर्म करवाया जा रहा है। और एक कंडीशन है जिसके अंदर देखिए पोटोसिस नाम आ रहा है यहाँ पे, ये पोटोसिस आप पढ़े होंगे ना, पढ़े होंगे आप न्यूरोमस्कुलर जो न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है हमारा, कौन सा ना, माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है ना, माइस्थीनिया ग्रेविस आप पढ़े होंगे, जिसमें आप पढ़े हो पोटोसिस, जिसमें आप देख रहे हो कि जो आईलिड्स हैं हमारी, आईलिड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ड्रॉपिंग डाउन, ठीक है ना, आईलिड्स का क्या हो जाता है, ड्रॉपिंग डाउन, मतलब न्यूरोमस्कुलर एक डिसऑर्डर है, आप पढ़ने वाले हो किसमें, नर्व सिस्टम में, ठीक है ना, तो आप उसमें देखने वाले हो माइस्थीनिया ग्रेविस को, उस माइस्थीनिया ग्रेविस की कंडीशन में क्या होने वाला है, पोटोसिस कंडीशन अराइज होती है, जिसको हम देखते हैं, जिसका मीनिंग होता है आईलिड्स का ड्रॉपिंग डाउन, कि उस पर्सन की जो आईलिड्स हैं वो नीचे पड़ी हुई रहती हैं, ठीक है ना, उसकी आंख खुली हुई नहीं रहती हैं, ठीक है ना, तो सेम ऐसा ही यहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, नेफ्रोप्टोसिस, ठीक है ना, तो मतलब जो नेफ्रो मतलब किडनी हमारी है, प्टोसिस का मतलब ड्रॉप डाउन हो रही है, नीचे गिरी जा रही है, ठीक है ना, और कितना रही है, मतलब 5 सेंटीमीटर जो उसका एक्चुअल जो पोजीशन होना चाहिए था उससे नीचे उसकी लोकेशन देखने को मिलेगी, उससे नीचे उसकी लोकेशन देखने को मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, यही कंडीशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि नेफ्रोप्टोसिस कंडीशन है जो अराइज होती है किसकी वजह से, एबनॉर्मल डेवलपमेंट देखने को मिलता है किडनी की लेयर का, जिसकी वजह से जो किडनी है वो ड्रॉप डाउन हो जाती है कितना, 5 सेंटीमीटर बिलो टू द प्रॉपर पोजीशन, प्रॉपर लोकेशन से, ठीक है ना, जो उसका प्रॉपर लोकेशन है जहाँ पे उसे मिलना चाहिए था थोरेसिक 12 वर्टिब्रा से नंबर 3 वर्टिब्रा पे, उससे उसका जो लोकेशन है वो नीचे देखने को मिलता है, बिकॉज उसको होल्ड करने के लिए जो कवरिंग बना रखा था बाहर का, वो कवरिंग का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाया है, ठीक है, समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं, हमने पढ़ा एक्सटर्नल एनाटॉमी, अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ किडनी, ठीक है, ये अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, ये जो टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ किडनी, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं और अभी हम उसमें आगे पढ़ने वाले हैं सारी की सारी। अभी हम स्टार्ट किया, हमने क्या किया स्टार्ट, हमने अभी स्टार्ट किया है कि जो हमारा रीनल सिस्टम है उसकी हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ी, जिसमें हमने सबसे पहले देखा, क्या देखा हमने, सबसे पहले हमने देखा उसमें कि जो उसका डेवलपमेंट है फीटल लाइफ के दौरान कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है, हमने उसको देखा। हमने जर्म लेयर के बारे में स्टडी की, जर्म लेयर के बारे में हमने देखा कि कौन कौन सी जर्म लेयर से हमारे कौन कौन सी बॉडी की स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं फिर हमने क्या देखा, हमने आगे वहीं हमने आगे क्या देखा है, वहीं हमने आगे देखा है किडनी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शन था कि बॉडी से जो मेटाबॉलिक वेस्ट था उसको रिमूव करवाने का काम परफॉर्म करवाया जा रहा है किडनी के द्वारा। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कौन कौन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है हमारा, क्रिएटिनिन है, इन सबको बॉडी से बाहर रिमूव करवाने का काम, एलिमिनेट करवाने का काम हमारी किडनी करी है। साथ साथ में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करवाने का काम भी किडनी के द्वारा करवाया जा रहा है। और किडनी नहीं, किडनी के अलावा और भी बॉडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिनके द्वारा क्या करवाया जा रहा है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लेवल मेंटेन करवाया जा रहा है, ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके अलावा फिर हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी जिसमें हमने यूरोलॉजी पढ़ा, नेफ्रोलॉजी पढ़ा और गायनेकोलॉजी पढ़ा। नेफ्रोलॉजी में हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशली अगर हम एक स्ट्रक्चर किडनी का स्टडी करने वाले हैं, किडनी की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किडनी का पैथोलॉजी, किडनी के रिगार्ड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, इन सब का स्टडी करने के लिए हम जो स्टडी करते हैं
वो हम नेफ्रोलॉजी में करते हैं। वहीं अगर यूरोलॉजी की बात करूँ तो यूरोलॉजी में हम किडनी को भी स्टडी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर किडनी का, अगर स्पेशली सिर्फ किडनी का स्टडी करना है तो हमें नेफ्रोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यूरोलॉजी में हम क्या क्या कर रहे हैं, यूरोलॉजी में हम मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम को पढ़ रहे हैं, साथ साथ में हम किसका स्टडी कर रहे हैं, साथ साथ में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? जहाँ तक हमने मेसोडर्म लेयर से हमने बताया, मेसोडर्म लेयर में हमने बताया कि मेसोडर्म लेयर से हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बन रहा है, ब्लड वेसल्स बन रही हैं, मसल्स बन रहे हैं, लिगामेंट्स बन रहे हैं, टेंडन बन रहा है, हमारी कैविटियाँ बन रही है, ठीक है। हमारी जो किडनी बन रही है, हमारी किडनी के ऊपर कौन प्रेजेंट है, एड्रिनल ग्लैंड बन रही है, यूरेटर बन रहे हैं। ये सारी के सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उनका ओरिजिन हमारा कौन कर रहा है, उनका ओरिजिन हमारा मेसोडर्म लेयर कर रही है, ठीक है। वहीं अगर मैं एंडोडर्म लेयर की बात करूँ तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी की, उन सब का ओरिजिन हमारी एंडोडर्म लेयर के द्वारा हो रहा है। जैसे कि स्टोमक हुआ, लीवर हुआ, गोल ब्लैडर हुआ, पेनक्रियाज हुआ, रेक्टम हुआ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, हमारा जो टिम्पेनिक कैविटी हो गई, ऑडिटरी ट्यूब हो गई, इन सब का जो ओरिजिन है वो हमारी एंडोडर्म लेयर कर रही है। वहीं अगर मैं बात करूं कि एक्टोडर्म लेयर के द्वारा, जो एक्टो का मतलब आउटर, ठीक है ना, आउटर जो कवरिंग है, आउटर जो स्ट्रक्चर हैं उनका फॉर्मेशन, उनका जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्म लेयर के द्वारा हो रहा है। जैसे कि स्किन का जो एपिडर्मिस है, और हमारा जो स्पाइनल कोड है, हमारा जो ब्रेन है, ठीक है ना, और भी जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड, सीबीएस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, ठीक है ना, इन सब का ओरिजिन हमारा एक्टोडर्म के द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। नॉर्मल वैल्यू हमने बताई थी, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल की नॉर्मल वैल्यू हम बताएं 6 to 24 mg/dl नॉर्मल वैल्यू ऑफ द ब्लड यूरिया, ठीक है ना। वहीं उस ब्लड यूरिया की जो हाईली जो वैल्यू हम देख रहे हैं, हाई जो अमाउंट देख रहे हैं हम, उसमें हम हेपेटिक वेन में सबसे ज़्यादा यूरिया की वैल्यू देख रहे हैं, बिकॉज अभी यूरिया का सिंथेसिस हमारा कौन करवा रहा है, लीवर परफॉर्म करवा रहा है। वहीं अगर सबसे कम की बात करूँ तो उसमें हम कहाँ, रीनल वेन में, रीनल वेन से अभी यूरिया को बाहर रीनल आर्टरी के द्वारा किडनी को दिया गया है, और किडनी ने अभी उसको क्या करवाया, बाहर रिमूव करवाया है। और उस सिचुएशन में जो सबसे कम अमाउंट जो देखने को मिलेगा यूरिया का, वो किस में देखने को मिलेगा, रीनल वेन में, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। आज की क्लास आपकी अगर आपको अच्छी लगी है, ठीक है, तो जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को और बताइए। थैंक यू सो मच।